अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान में आपको कहती हूँ खुश आमदेद और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहाँ जहाँ हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं और खैरियत से। जनाब, आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन चूंकि आज 9 नवंबर की तारीख है और आज की तारीख हमारी पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहमियत की हामिल है, तो कैसे जिक्र ना किया जाए शायर मशरक़ का, जिनका आज 144वां यौम पैदाइश है। आज के शो में हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं, खराज अक़ीदत पेश करते हैं। और बर्रे सग़ीर के अल्लामा इकबाल वो वाहिद रहनुमा हैं जिन्होंने समझा और ये ज़रूरत महसूस की कि मुसलमान अंग्रेज़ों और हिंदुओं की ग़ुलामी में किस तरीके से जकड़े हुए हैं, और आपने मुसलमानों की इस ग़ुलामी की कम मायगी का एहसास किया। तसव्वुर पाकिस्तान की आपने बुनियाद रखी और जो खुतबा अलाहाबाद था वहीं पर यह बात वाज़े हो चुकी थी कि मुसलमान बर्रे सग़ीर के मुसलमानों को एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। फिर उसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में आपका देखा हुआ ख्वाब पूरा हुआ और आपने नौजवानों के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से खूब शायरी की जो रहती दुनिया तक पैगाम है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, उनसे हम गुफ्तगू भी करेंगे। डॉक्टर जाहिद मुनीर आमिर साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। सर, डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहती हूँ। डॉक्टर साहब, अल्लामा इकबाल ने नौजवानों की तरबियत पर हमेशा से शायरी की और उनकी शायरी और फ़लसफ़े का मरकज़ भी रहे। अल्लामा ने नौजवान की तरबियत पर इतना गौर क्यों किया, इतनी फ़िक्र क्यों की? जी बहुत शुक्रिया। असल में अल्लामा इकबाल का ये ख्याल था कि नौजवान तश्न लब वाली अयार, कि नौजवान जो हैं वो प्यासे हैं और उनके प्याले खाली हैं, तो उन्हें एक ऐसे जाम की ज़रूरत है, एक ऐसे मशरूब की ज़रूरत है जो उनमें ज़िंदगी की क़ुव्वत और हरारत पैदा करे। इसके लिए उन्होंने अपना फ़लसफ़ा खुद ही पेश किया। अगर गौर से देखा जाए तो उनकी तमाम किताबें तारीख़ खुदी से लेकर अरमुग़ान हिजाज तक इसी फ़लसफ़े की तशरीह और तौज़ीह पर मुश्तमिल हैं। खुदी के फ़लसफ़े के पेश करने से उनके पेश नज़र नौजवानों की शख्सियत की तश्कील और उनकी शख्सियतों की तकमील है। वो समझते हैं कि अगर वो इताअत को इख्तियार करेंगे, अगर वो ज़ब्त नफ्स को अपना शेवा बनाएंगे, तो वो फिर नियाबत इलाही की मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ये 3 मराहिल हैं तो उन्होंने अपनी तरबियत खुदी के मराहिल के उन्वान से पेश किए हैं। तो आप देखें कि कुरान की तालीमात और उसवा हसना तमाम। डॉक्टर साहब की आवाज़ बढ़ा दें प्लीज़। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने इन तमाम मसादिर और माखिज़ को, यानी कुरान, हदीस और सुन्नत को खुदी के तसव्वुर में समो कर पेश किया और अपनी तमाम तसानीफ में और अपने अफ़कार में, खा वो मंजूम हो या मंसूर, नौजवानों ही को पेश नज़र रखा। जी, वो जब मुस्लिम नौजवान से खिताब करते हैं या उसे उसकी अज़मत रफ्ता का एहसास दिलाते हैं या उस मुस्तक़बिल का एक ऐसा नमूना बनाकर पेश करना चाहते हैं या वो शाहीन की एक अलामत तैयार करते हैं, तो हर वक्त में नौजवान ही उनके पेश नज़र हैं। शाहीन को एक अलामत बनाने से भी उनका मुद्दा यही है कि शाहीन जो है वो उसकी निगाह बहुत दूर तक जाती है, तो वो चाहते हैं कि नौजवान नस्ल भी दूर तक देखने वाली हो। शाहीन आशियाना नहीं बनाता, यानी इस दुनिया में उन फिर दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिर उनके सबील की तरह इस दुनिया में एक राही मुसाफिर की तरह रहता है, इसे अपना ठिकाना नहीं समझता।
बिल्कुल, ये पैगाम वाज़ेह तौर पर है। और जैसे कि आपने मिसाल दी कि नौजवानों को एक जगह पर जैसे शाहीन के साथ तशबीह दी गई जिसकी उड़ान बहुत बुलंद होती है, तो दूसरी जानिब खुदी को कर बुलंद के हवाले से उन्होंने बताया कि अपने आप को किस तरह जो आज का नौजवान है वो बुलंदी पर ले जा सकता है। इस हवाले से उन्होंने बहुत फिक्र की, बहुत गौर किया। और एक और जगह अल्लामा साहब उम्मत से खिताब करते हुए फरमाते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था जिसका है एक टूटा हुआ तारा। तो हमेशा से वो आज के नौजवान की रहनुमाई, आज के दौर में भी डॉक्टर साहब नौजवान की रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है, लेकिन अल्लामा साहब ने उस वक्त ज़रूरत महसूस करते हुए अपनी शायरी के थ्रू ये पैगाम आज की नौजवान नस्ल को दे दिया। आप समझते हैं कि आज भी हमें एक ऐसे ही हीरो की ज़रूरत है, एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है, एक अच्छी क़यादत की ज़रूरत है? जी, वो इकबाल तो इसके कायल हैं कि नौजवानों को क़यादत की ज़रूरत है, लेकिन वो इस क़यादत का इंतज़ार करने के कायल नहीं हैं। वो कहते हैं कि तराश हस्ते शय खुद जादय खीश बराहे दीगरन रफ्त अज़ाब हस्त। अगर आप किसी राहबर की, किसी लीडर की तलाश और इंतज़ार में रहेंगे तो ज़िंदगी का मुख्तसर दौरानिया उसी में बीत जाएगा जी। उससे बेहतर ये है कि आप खुद अपना राहबर बनने की कोशिश करें, अपने पेशे से अपने रास्तों को खुद तराशें। दूसरों के बनाए हुए रास्तों पर चलना जो है वो तो एक अजाब होता है। गरज दस्ते तो कारे नादिर आयत गुनाही हम अगर बाशत सवा बस। अगर तेरे हाथों से एक अनोखा, एक नया, एक तख्लीकी काम अंजाम पाता है तो वो अगर गुनाह भी है तो उसे सवाब ही समझते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है? अल्लामा इकबाल साहब अपने बुजुर्गों से क्या थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जमूद और तकलीद का शिकार थे और तब्दीली पर माइल नहीं होते थे। और इसी हवाले से इकबाल ने एक जगह कहा कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पर उड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। ये जो आईने नौ से डरना और तर्ज़े कोहन पे अड़ना है, ये दरअसल कौमों की जिंदगी में आया ही करता है। जब भी इनकलाब का मरहला होता है, जब भी तब्दीली का मरहला होता है, तो कौमें दो हिस्सों में तकसीम हो जाया करती हैं। कुछ लोग पुरानी रविश पर गामजन रहने ही को फलाह का बाइस समझते हैं और कुछ लोग उससे बगावत को, उससे तर्क करने को और नए रास्ते इख्तियार करने को बाइस फलाह समझते हैं। तो इकबाल नए रास्तों को चुनने, नए रास्तों पर चलने और कदीम रविश को इन मानों में छोड़ने कि उसकी कदामत को तर्क करते हुए उसकी रूह को अपने साथ लेकर नए रास्तों की दरियाफ्त के सफर पर रवाना हुआ जाए, इस चीज के कायल हैं। तो उन्होंने जो ये कहा है कि मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में, ये वजह है कि ये जो एक दोराहा आ जाया करता है, उस दोराहे पर ये फैसला करना कि अपनी असल के साथ कैसे जुड़े रहा जाए और असल के साथ जुड़े रहकर आप नए रास्तों की दरियाफ्त का सफर कैसे जारी रख सकें। डॉक्टर साहब, जावेद आमा में नौजवानों को मुखातिब करते हुए इकबाल ने फरमाया कि तुम्हारी माँ ने जो पहला सबक तुम्हें दिया वो था ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब क़याम पाकिस्तान हो रहा था तब भी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप समझते हैं कि क्या ये वही पाकिस्तान है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था या बहुत तब्दील हो चुका? देखिए, इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में ये कहा था कि इस नई मुमलिकत के क़याम से या आज़ादी के इस तस्वुर से उनके पेश नज़र ये बात है कि इस्लाम के चेहरे पर अरब इंपीरियलिज्म ने जो दाग लगा दिए थे उन्हें धोया जाए और इस्लाम के हकीकी रूप को बहाल किया जाए। यानी वो रियासत हो जो दूसरी कौमों के लिए, दूसरे मुल्कों के लिए एक मिसाल और नमूने की हैसियत रखती हो, वो इस खित्ता ज़मीन की सूरत में कायम की जाएगी। तो वो सफ़र अभी जारी है और अभी कोई फैसला करने की इतनी जल्दी हमें नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि अभी तो इकबाल के उस ख्वाब की ताबीर का आगाज है।
और अगर ये कहा जाए कि 74 बरस हो गए, 75 बरस हो गए, तो क्या ये आगाज ही है? तो कौमों की जिंदगी में ये साल और सदियां जो हैं ये दिनों की तरह होते हैं, तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। और ये अभी हमारा पहला ही कदम है और आगाज में मुश्किलात भी पेश आया करती हैं, दुश्वारियां भी पेश आती हैं, रुकावटें भी पेश आती हैं। तो उन तमाम तर रुकावटों, दुश्वारियों और परेशानियों के बावजूद हमें अपना सफर जारी रखना है उस मंजिल की तरफ जिस मंजिल की निशानदेही इकबाल ने की थी। और इकबाल ने कहा था कि तारीख के मुताले से मैंने ये समझा है कि मुसलमानों ने तो इस्लाम की कोई ऐसी खास खिदमत शायद अंजाम नहीं दी, हर मुश्किल वक्त में इस्लाम ही मुसलमानों के काम आया है। तो ये हकीकत अब भी मौजूद है और वो सफ़र अब भी जारी है और ये शनाख्त का सफ़र है। हमने 1947 में शनाख्त की ख्वाहिश जाहिर की थी, शनाख्त का दावा किया था कि हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए एक अलग मुल्क की ज़रूरत है। तो आइडेंटिटी तो एक बहुत बड़ी मंजिल होती है और उस जितनी बड़ी मंजिल होती है उतनी बड़ी कीमत होती है। तो हम अभी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं, वो इन मुश्किलात की सूरत में, इन दुश्वारियों की सूरत में। डॉक्टर साहब एक कीमत हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान आज भी अदा करें, जैसा कि आपने फरमाया कि तस्वुर पाकिस्तान का जो मकसद था या जो ये पूरा एक जो ख्वाब देखा गया उसका मकसद था कि इस्लाम की जो हकीकी जो असल रूह है उसको बहाल किया जाए और जो मुसलमान हिंदुओं और अंग्रेज़ों की गुलामी में जकड़े हुए हैं उनकी आज़ादी हो, जिसकी बुनियाद पर दो कौमी नज़रिया भी रखा गया। आज ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है अगर हम देखें कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान क़याम पज़ीर हैं, जो रह रहे हैं, उनके साथ क्या बर्ताव, क्या सुलूक किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, दो कौमी नजरिया तो एक हकीकत है और वो कोई हमने घर नहीं लिया, वो किसी हादसे के नतीजे में पैदा नहीं हो गया। दो कौमी नजरिया तो उस वक्त से है जब से ये दुनिया कायम हुई है, इसलिए कि इस्लाम उस वक्त से है जब से ये दुनिया कायम हुई है। और इस्लाम के इस दुनिया में ज़हूर करने के बाद दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई कि वो लोग जिन्होंने तस्लीम की राह इख्तियार की और वो लोग जिन्होंने इनकार की राह इख्तियार की। तो ये दो कौमें बन गई, तस्लीम करने वाले एक कौम और इनकार करने वाले दूसरी कौम। तो इसलिए दो कौमी नजरिया तो हकीकत साबिता है, उसका ताल्लुक किसी हादसे से, किसी सियासी मसले से, किसी इत्तेफाकी मरहले से नहीं है। बाकी जहाँ तक उस पहलू का ताल्लुक है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, वो तो वक्त गुजरने के साथ साथ इस बात करता चला जा रहा है कि क़याम पाकिस्तान का फैसला यानी हिंदुस्तान की तक़सीम का फैसला ही दुरुस्त फैसला था। अगर हिंदुस्तान को तक़सीम ना किया जाता, अगर से हिंदुस्तान की तक़सीम मुसलमानों की लीडरशिप की कभी अव्वलीन तरजीह नहीं थी, लेकिन हमारे हमवतनों ने हमें मजबूर किया कि हम तक़सीम का फैसला करें और हमारी लीडरशिप ने दुरुस्त फैसला किया। बिल्कुल। अगर ये फैसला ना होता तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान जिस सूरत हाल से गुजार हैं, तो पाकिस्तान के मुसलमान जो एक आज़ाद, खुशहाल और एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, वो भी उसी कस्मपुरसी की हालत में होते। बिल्कुल की हालत में हिंदुस्तान के मुसलमान इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर इसी आपकी बात की मुनासबत से मैं एक शेर भी अर्ज करना चाहूंगी। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए और आप गुफ्तगू कर रहे थे जनाब यहाँ पर प्रोग्राम में नियो पाकिस्तान में। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुश आमदीद। और जनाब हम साया मुल्क से कभी ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छी खबर आई हो और कोई अच्छी खबर हमने आपके साथ शेयर की हो। भारत की जो जुल्म सितम की एक दास्तान है, जो बर्बरियत, जो सफाकियत का जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा और इससे खुद भारत में जो रहने वाले जो भारतीय हैं
वो तंग हैं और हर रोज, हर गुजरते दिन के साथ हिंदुस्तान का जो सेकुलर चेहरा है वो दिन ब दिन पूरी दुनिया के सामने आ रहा है और दिन ब दिन बेनकाब हो रहा है। एक और वीडियो है जो मैं आपके साथ अभी अपने प्रोग्राम में शेयर भी करूंगी, आप देखेंगे भी प्रोग्राम में आगे चलकर। ये एक बिरयानी वाली दुकान की महज एक वीडियो है, मुस्लिम ये शख्स है, और जब जनाब मोदी सरकार ने हुकूमत बनाई तो कोई ऐसा एक वाकया नहीं है जो कि रिपोर्ट होता है, ऐसे बेतहाशा वाकयात हैं जो रिपोर्ट होते हैं और उससे भी बड़ी फहरिस्त है जो रिपोर्ट ही शायद ना होती हो या जिसकी कोई फुटेज या कोई सबूत ही ना हो। तो ये जो हुकूमत है मोदी सरकार और जो बजरंग दल इंतहा पसंद ग्रुप है जिसने पंजे गाड़े हुए हैं और मुसलमानों और अकलियतों के लिए वहां पर जो है जमीन तंग की जा रही है, उस हवाले से। अच्छा जनाब, अभी चंद दिन की एक रिपोर्ट आई है सामने जिसमें जिक्र किया गया है, मैं रिपोर्ट का तस्करा करूंगी, पहले आप जरा वीडियो आप हाँ जी, थोड़ी सी ब्लर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये तशद्दुद किया गया बजरंग दल के जो गुंडे जो इंतहा पसंद हैं उनकी जानिब से इस दुकान में घुसकर ये पूरा वाकया हुआ, सोशल मीडिया ट्रेंड बना रहा, ट्विटर पर भी लोगों ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दुनिया क्यों खामोश है, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट शेयर करी थी, आपका भी तस्करा इसके साथ करना चाहूंगी। रिपोर्ट ही कहती है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक महीने यानी कि 30 दिन के दौरान मसाजिद पर हमले के 12 वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट होते हैं। यही वाकयात है जो निशानदेही करते हैं कि भारत में गुंडों का राज है, गुंडों की सरपरस्ती है। देखिए, बात ये है कि ये सूरत हाल जो है ये तो एक रिपोर्ट है ना, ये तो तवातुर के साथ एक रवैये हैं जो भारत में रवा हैं और जो रियासत है उसकी पुष्टपनाही की वजह से इनको बहुत तक़वियत मिल रही है। और तक़वियत इस तरह से मिल रही है कि आप बहुत बार ये देखते हैं कि रियासती इदारे भी हिस्सा होते हैं इस तशद्दुद का अक़लियतों पर। तो पुलिस को बाज़ दफा तो जो फैसले आए तो ऐसा लगा कि जो उसका लीगल सिस्टम है वो भी, फिर जो पूरी आप सोचिए यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ जो वाइस चांसलर्स हैं उनको इस बात पे लगाया गया कि वो जो हिंदुत्व है उससे कंप्लीटली बिलीव करते हैं। फिर बड़े नाम जो शबाना आजमी हैं, जो उनका फेस हैं, शाहरुख खान हैं, या जिनको मैं और आप जानते हैं, और ये एक्टर्स हैं और ये फनकार हैं जिनको हर कोई थोड़ी सी स्पेस दे देता है, इनके लिए भी समझिए जमीन तंग है इस वक्त भारत में। जो मुसलमान हैं उनको अपार्टमेंट में जगह नहीं दी जाती और वाहिद वजह ये होती है कि क्योंकि वो मुसलमान हैं इसलिए उन्हें कहीं रहने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ी अहम बात शायद ये है कि ये बहुत समझिए खतरनाक ट्रेंड है और अब इंडिया से भी इसके खिलाफ आवाज उठ रही है, जो कि उठनी चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों को और अक़लियतों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इंडिया के अपने सेक्युलरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे बहुत बड़ा सवाल है। अभी आपको पता है कि ब्रिटेन में इतनी बड़ी खालिस्तान के लिए मूवमेंट जो थी उसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया और उन्होंने कुल्ली तौर पर डिमांड किया कि हम जो इस वक्त रवैया है या जो इस वक्त ट्रेंड्स हैं हिंदुस्तान में, उसकी वजह से हम हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं रह सकते। और ये सिख जो इंसर्जेंसी है ये पहले उठी थी, फिर कांग्रेस ने इसको बहुत अच्छा एड्रेस किया था, लेकिन जाहिर है जो मोदी सरकार का रवैया है उसने उसको बहुत ज्यादा तक़वियत दी है और अब वो इंडिया से अलहदा होना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा नुकसान इन रवैयों का हो रहा है वो इंडिया को खुद हो रहा है। ये एक स्लिपरी स्लोप है, इससे वापस ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा ख्याल है कि जो इंडिया में सोच रखने वाले, फहम रखने वाले लोग हैं वो अब इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं एक जुमला हमेशा कहती हूँ कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो शायद इंडिया की पुष्टपनाही भी करती है, नजरपोशी भी करती है, क्योंकि उनके मफादात जुड़े हुए हैं इंडिया के साथ और उन्हें वहाँ पे ह्यूमन राइट्स के इश्यूज पे वो उस पर बात नहीं करते जिस पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इंडिया को बेड़ी इंडिया डालेगा। मेरा ख्याल है कि इंडिया को इंडिया के अंदर से रोकना चाहिए। हम बहुत फहम रखने वाले, समझ वाले लोग हैं और इससे खित्ते के अमन को भी नुकसान हो रहा है
और इंडिया का अपना बहुत बड़ा नुकसान। डॉक्टर साहब, वो बात हमने सुनी है ना कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो फिर वो मिट जाता है, तो दुनिया खामोश इस पर बैठी हुई है। चाहे इंडिया में, जैसा कि आपने जिक्र किया, किसान तहरीक का मामला हो, उनके हीरोज हो, जैसे कि आपने शाहरुख खान का जिक्र किया, शबाना आजमी का जिक्र किया, सिख हो या उनकी अपनी अकलियत दलित हो, या फिर उनकी क्रिकेट टीम के सुपरस्टार जो हैं विराट कोहली हो, सबके हवाले से जो है वो इस वक्त जमीन तंग की जा रही है और सबको तंग किया जा रहा है। दुनिया इस पर खामोश है। आपको ऐसा लगता है कि एक ग्रुप अब भारतीय सरजमीन से ही उठेगा जो इनकी मुखालफत करेगा? ऐसा भी टाइम कोई आएगा? नहीं, ऐसा होना चाहिए। और जो वहाँ का सेन तबका है, अब उसके हवाले से वहाँ बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जो 370A है कश्मीर में, उसको भी कहा जा रहा है कि ये इलीगल है और ये चोर दरवाजे से पास कराया गया है और इसको ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग हासिल है और ना पॉलिटिकल बैकिंग हासिल है। तो लिहाजा मेरे ख्याल है, और फिर देखिए जी, मोदी सरकार जो है उनको क्योंकि माशी सूरत हाल बेइंतहा खराब है, कोविड को वो बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाए, तो उनका जो माशी एजेंडा है उससे वो टोटली फेल हो गए। तो उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है खुजा इसके कि वो नफरत की सियासत कर कर अपने इख्तिदार को कायम रखें। इस वक्त नफरत की सियासत मोदी सरकार की मजबूरी बन गई है। और फिर देखिए, जो उनका जो मैनिफेस्टो है, जो उनकी जमात की सोच है, वो फासिस्ट है। वो इससे छुपाते नहीं, उसको छुपाते भी नहीं है। आप इंडिया के बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू सुने, वो ऑन एयर ये बात कहते हैं कि अगर मुसलमानों की तादाद एक हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो खतरनाक होती है और उनको खत्म करना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि नस्ल कुशी जो है वो हमारी स्टेट पॉलिसी है। अगर इस पे भी दुनिया की समझिए चौकन्ना नहीं होती और कान खड़े नहीं होते, तो फिर ये तारीख में इसी तौर लिखा जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो फैसला होता है, जो वर्डिक्ट होती है, वो तारीख की होती है। तो डॉक्टर साहब, तारीख में तो लिखा गया ना ये एज अ स्याह दौर के तौर पर या तारीख दौर के तौर पर। हम तो बातें भूल जाते हैं। एक जमाने में जब इन्होंने रबर बुलेट इस्तेमाल की थी, तो वो इतने लोगों ने अपनी आई साइट खोई थी कि उसको अंधा मौसम कहा जाता है। पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल किया गया था। जी एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल आप बिल्कुल बजा कह रही हैं कि कोई वॉर क्राइम, मैं तो लफ्ज वॉर क्राइम इस्तेमाल करती हूँ, ऐसा कोई वॉर क्राइम नहीं है जो मोदी की हुकूमत ने रवा ना रखा हो, बिलखुसूस कश्मीर में। चाहे रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हो, चाहे डिसअपीयरेंसेस हो, चाहे मास ग्रेव्स हो, तमाम चीजें रवा हैं। और सबसे मुश्किल बात यह है कि इस तमाम तर हद जुल्म के बावजूद वो कश्मीरी हुर्रियत को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आज 3 साल हो गए। तो वो एक अरुंधति राय का जुमला है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये कहती हैं कि जी कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आज़ादी नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को कश्मीरियों से आज़ादी चाहिए, क्योंकि इंडिया बंद गली में फंस गया है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं आपसे इसका जवाब ज़रूर जानना चाहूँगी। आज चूँकि 9 नवंबर की तारीख़ है और आज जो है वो शायर मशरिक़ का 144वां यौम पैदाइश भी है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तस्वुर पाकिस्तान उन्होंने सामने रखा, पाकिस्तान का ख्वाब देखा और मुसलमानों को कितनी शदीद एक अलग मुल्क की ज़रूरत है इसका एहसास उन्होंने किया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल ये है कि वो अपने आप को पॉलिटिकली अलाइन करें, क्योंकि स्ट्रैटेजी के तहत मोदी सरकार ने ये किया कि जो पॉलिटिकल वोट था मुसलमानों का उसको 70-72 कर दिया, उसको फ्रैक्चर कर दिया। तो मुसलमानों की वहाँ बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वो माशी तौर पर एक बहुत कमजोर तबका है और तालीम के मैदान में भी बहुत पीछे हैं और ये स्ट्रक्चरल वायलेंस है इस तौर रखा गया है। तो ये तो फिर से समझिए एक वही सूरत हाल है जो सब कॉन्टिनेंट में थी। इन मुसलमानों को अपने आप को माशी तौर पे भी समझिए मजबूत करना है, तालीम के मैदान में भी आगे आना है और सबसे ज्यादा ये कि अपने आप को पॉलिटिकली एक फोर्स के तौर पे सामने लाना है। कलेक्टिव मुस्लिम वोट होगा तो मजबूर होगी हिंदुस्तान की रियासत कि उनकी डिमांड्स को और उनके जो सेंसिटिविटीज हैं उनका इदराक करे। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है इस वक्त वो ये कि उन्होंने वहां पे कंप्लीटली फ्रैक्चर कर दिया है मुस्लिम वोट को।
अच्छा, अगर कश्मीर का जिक्र करें तो हुकूमत पाकिस्तान या जो इमरान खान है उनका बड़ा क्लियर विजन है कश्मीर के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से। आपको लगता है कि मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा होने की ज़रूरत है? जो भारतीय बर्बरियत जारी है कश्मीर में, जो मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, उस हवाले से भी कब आखिर सब एक पेज पर आएंगे? कब तक तकारीर करते रहेंगे? कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि सब अपने अपने मफादात से जुड़े हुए हैं। चाहे वेस्टर्न वर्ल्ड हो, चाहे ये मुस्लिम उम्मा की आप बात कर रही हैं, इलामा इकबाल भी मुस्लिम उम्मा की बात करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इतने अपने अपने मफादात जो हैं वो अहम है ममालिक के लिए कि वहाँ पर जो उम्मा का कॉन्सेप्ट है वो पीछे रह गया है। और OIC भी है, अभी भी एक वफ्द पाकिस्तान आया हुआ है, तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक रेजोल्यूशन और पास की, और कोई यूनाइटेड नेशंस को इसके हवाले से कुछ करना चाहिए। तो यही मसला है कि जब इंडिया को लोग क्रिटिसाइज करते हैं या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से बात करते हैं, तो वहाँ पर एक टुकलेस क्रिटिसिज्म होता है, उसमें कोई काट नहीं होती हिंदुस्तान के लिए, और जो मोदी सरकार को मजीद समझे इम्बोल्डन करती है। उन्हें एक्चुअली ये लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो हिंदुस्तान में कुछ भी कर लें, और वो इस वक्त हिंदुस्तान में वाकई वॉर क्राइम्स कमिट कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ, अक़लियतों के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ, तालिब के खिलाफ। थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा, आप इन कॉन्वर्सेशन थी, आपने ज्वाइन किया हमें नियो पाकिस्तान में। और एक बात तो साबित हो चुकी है कि भारत में, हिंदुस्तान में इस वक्त गुंडों की सरपरस्ती है, गुंडों का वहां पर राज है। वक्त हुआ प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का ब्रेक पर बढ़े, जिसके बाद वापस आकर आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं वंस अगेन खुशामदीद और गुड मॉर्निंग। इससे पहले कि मैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जाऊँ, प्रोड्यूसर साहब से दरख्वास्त करूँगी कि ये जो खूबसूरत आंखों को ठंडक फराहम करने वाली वो जो वीडियो कैप्चर की गई है, ज़रा वो आपके साथ शेयर करते हैं। और क्या ही दिलकश मनाजर हैं, साइबेरियन बर्ड्स जो हैं जनाब हमारे मेहमान बनकर अब पाकिस्तान में एंट्री कर चुके हैं। तो खातिर तवाज़ो का जनाब वक्त आ चुका है। तो आपको पता है कि एवरी ईयर साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से ये बर्ड्स, ये जो परिंदे हैं, ये हिजरत करके मूव करके पाकिस्तान के ठंडे इलाकों में, इस्लामाबाद और उससे जो आगे की जगह है वहां पर स्टे करते हैं। और जैसे ही मौसम तब्दील होता है ये अपने अपने इलाकों को वापस लौट जाते हैं। दरियाए सवा के किनारे बड़ी तादाद में मेहमान परिंदों ने रुख किया है। इन्हीं की आमद के हवाले से जनाब बात करेंगे। डॉक्टर साजिद नदीम साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो हस्बे रिवायत जो साइबेरियन बर्ड्स हैं वो रुख कर चुके हैं पाकिस्तान का, तो हम हैं मेजबानी के लिए तैयार। जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। हर साल जो है साइबेरिया से मोर देन 1 मिलियन बर्ड्स जो है पाकिस्तान में आते हैं, और इनमें ज़्यादातर जो है वो डक्स हैं, जिनको हम आम लैंग्वेज में मुर्गाबी कहते हैं, फिर फ्लेमिंगोज हैं, स्वान्स हैं, रेल्स हैं, ओबारा बस्टर्ड है, और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो सारे जो है ये साइबेरिया से आते हैं। साइबेरिया में जो है वो चूँकि मौसम शदीद हो जाता है और ख़ुराक की कमी हो जाती है, और तो ये बर्ड्स जो है वो मूव करते हैं इधर। और अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा निज़ाम जो है इन बर्ड्स को दिया है कि ये माइग्रेशन के दौरान जो है अपना नेविगेशन जो है या रास्ता जो है वो मुतय्यन करते हैं, सीखते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो उसको बेहतर करते हैं। और जैसे ही डे लाइट चेंजेस होती हैं बर्ड्स के अंदर हाइपोथैलेमस हंगर सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, और बर्ड्स जो है प्रायर टू माइग्रेशन से पहले जो है 2 वीक पहले ओवर ईटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनकी फैट डेपोजिशन जो है वो 30 से 40% और कुछ बर्ड में 50% तक बढ़ जाती है। और ये फैट जो है ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग माइग्रेशन एज ए एनर्जी सोर्स जी। और ये बर्ड जो है माइग्रेशन के दौरान जो है लैंडमार्क्स जो है वो यूज़ करते हैं अपनी डायरेक्शन
मेंटेन रखने के लिए, जैसे जो बड़े रिवर्स हैं, और इसी तरह से ये सन से डायरेक्शन लेते हैं, स्टार से लेते हैं, चांद को जो है यूज़ करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है जो है उसको ये यूज़ करते हैं माइग्रेशन के लिए। और रीसेंट स्टडीज़ जो है वो ये बताती हैं कि इनके ब्रेन में एक आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल है जो कि जिस तरह से कंपस की सुई नॉर्थ की तरफ जो है हमेशा रहती है, तो इस तरह से ये बर्ड्स को जो है वो डायरेक्शन मुकर्रर करने में हेल्प करती है ये आयरन ऑक्साइड, और उनको मैग्नेटिक नॉर्थ जो है उसका पता चलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी क्या नंबर अगर मैं आपसे पूछूं इनका, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर ये माइग्रेट करते हैं और ये कौन कौन से इलाकों में रहते हैं? मैं रिसेंटली एक आर्टिकल से भी देख रही थी, तो वहां पे मेरी नजर से गुजरा कि इनकी जो पाकिस्तान आमद है उसमें अब 50% के करीब कमी वाक़ई हुई है, तो इज इट ट्रू? देखिए जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है बर्ड्स की पॉपुलेशंस जो हैं जो हैबिटेट लॉस की वजह से और ओवर हंटिंग की वजह से कम हो रही हैं, तो इनकी पॉपुलेशंस कम होने के साथ जो माइग्रेटरी बर्ड्स की जहाँ पे अराइवल है उसमें कमी है। लेकिन जनरली हमारे पास इस तरह का डाटा नहीं है। 80s का जो रिकॉर्ड है हमें बताता है कि ओवर 12 लाख परिंदे जो है वो पाकिस्तान में आते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के, और ये इंडस फ्लाईवे के थ्रू आते हैं। हमारा इंडस रिवर जो है वो एक मेजर माइग्रेटरी रूट है। दुनिया में 7 मेजर माइग्रेटरी पाए जाते हैं, जिसमें से एक इंडस फ्लाई है। इंडिया में जो बर्ड जाते हैं वो गंगा फ्लाईवे को फॉलो करते हुए जाते हैं। तो हमारे जो है ये साइबेरिया से कराकरम, हिंदू कश, सुलेमान रेंज को क्रॉस करते हुए इंडस के साथ साथ साउथ की तरफ ट्रैवल करते हैं। और फिर इंडस की सराउंडिंग में बहुत सारी वेटलैंड्स पाई जाती हैं जो कि इंडस से सीपेज के थ्रू बनी हुई है ना। इन वेटलैंड्स पे फिर ये बर्ड जो है वो स्टे करते हैं। और डॉक्टर साहब, ये मेहमान परिंदों का जो स्टे है ये कब तक होगा पाकिस्तान में? पाकिस्तान में ये अर्ली मार्च और मिड मार्च में अपनी वापसी जो है शुरू करते हैं, और मार्च के तीसरे हफ्ते तक ऑलमोस्ट सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो जा चुके होते हैं। जनरली ये डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे, टेम्परेचर कंडीशन पे। अगर तो थोड़ा बारिशें हों फरवरी के एंड पे तो थोड़ा सा स्टे इनका बढ़ जाता है हफ्ता 10 दिन। लेकिन अगर बारिश ना हो, अर्ली टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाए, तो फिर ये लेट फरवरी में ही माइग्रेट करना वापस शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया स्वान का, मुर्गाबी का, और जो दीगर इनकी जो ब्रीड्स हैं वो ट्रेवल करके पाकिस्तान आती हैं, यहाँ पे स्टे करती हैं। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी टू मार्च तक इनका जो है वो स्टे यहाँ पर होता है। लेकिन अगर इन परिंदों की बात की जाए तो उनको अगर सबसे बड़ा जो ख़तरा है अपने इस स्टे में पाकिस्तान में तो वो शिकारियों से है। तो उस हवाले से बताइएगा कि इनको कैसे रोका जाए शिकार से। जनरली ये माइग्रेटरी बर्ड जो है ना मुख्तलिफ जगह पे अपने माइग्रेटरी रूट में स्टे करते हैं। जो सितंबर में आना शुरू होते हैं, सितंबर के एंड पे, और फरवरी तक यहाँ पे स्टे करते हैं। लेकिन अपने माइग्रेशन के दौरान ये मुख्तलिफ जगह पे रुकते हैं, अपने आप को रीफ्यूल करते हैं और अपना माइग्रेटरी जर्नी दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ वेटलैंड्स पे इनकी हंटिंग होती है, तो हंटिंग्स के हमारे वैसे तो जो है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसको जो है कंट्रोल करता है, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि हमारे मुल्क में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पुअर है, तो हम जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स हैं और हंटिंग जो है वो ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे। जनरली तो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट परमिट इशू करता है ना हंटिंग के लिए, किसी भी स्पीशी के लिए, और इसकी बैग लिमिट होती है कि आप इतने बर्ड्स जो है इस सीज़न में हंट कर सकते हैं। लेकिन हम उस बैग लिमिट को जो है फॉलो नहीं करते हैं और फिर परमिट के बगैर भी हंट करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर जो है बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। फिर हमारी वेटलैंड्स जो है वो हमारी वेटलैंड्स जो है वो फिर सीवरेज वाटर से और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उससे पोल्यूटेड भी हो रही हैं। तो पोल्यूशन का भी जो है वो बिग इशू है, जो कि बर्ड्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उनके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनकी एग लेइंग कम होती है और वो
डॉक्टर population साजिद decline करती है। नदीम, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला नियो पाकिस्तान के लिए। और आप बता रहे थे कि सर्दियों की आमद के साथ ही जो साइबेरियन बर्ड्स मुख्तलिफ ब्रीड्स के जो पाकिस्तान ट्रेवल करते हैं और जो स्टे यहाँ पे करेंगे, शिकारियों के शिकार से जनाब रोकने के हवाले से कुछ इकदाम होने चाहिए। आई होप सो कि हुकूमत भी इसको देखेगी मामले को। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस ब्रेक के बाद आपको करेंगे दोबारा ज्वाइन इन नियो पाकिस्तान। स्टे विद अस। Near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan, near Pakistan. वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद, और ख़ासकर उन लोगों को जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है। एक बहुत ही नन्हे मेहमान से इस सेगमेंट में प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ। और इनके तारुफ में मैं क्या कहूँ, सिर्फ इतनी एक लाइन बोलूँगी कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ मगर काम करूँगा बड़े बड़े। तो जनाब एक ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे से, एक ब्राइट स्टार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। दिस किड इज़ जस्ट 7 years old। और ब्रेक से प्रोग्राम के अभी ऑन एयर होने से पहले भी हमारी बड़ी जो है वो गुफ्तगू हो रही थी मोहम्मद हुसनैन के साथ। अब मोहम्मद हुसनैन का ताल्लुक पेशावर से है। इनको हम आरजे कहें, राइटर कहें, या फिर इसके अलावा जनाब सहाफ़ी कहें, समझ में नहीं आ रहा। तो बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं, इकबाल की पोइट्री को पसंद करते हैं। और आज के दिन के मुनासबत के हवाले से भी हम मोहम्मद हुसनैन से कुछ अशार भी सुनेंगे। तो प्रोग्राम में मोहम्मद हुसनैन को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? I'm fine. हसनैन आप ठीक ठाक हो? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं मैं बिल्कुल आपको ठीक हूँ। क्या कहूँ, आरजे कहूँ या राइटर कहूँ या फिर सहाफ़ी कहूँ, क्या पुकारूँ अब आपको? मुझे एक तरफ से एक लीडर के तौर पर भी मान सकते हैं। That's amazing. क्योंकि एक टीचर बनना आप हाँ। एक कौम को लीड कर रहे हो, एक अच्छा। लीडर बनना भी आप एक कौम को लीड कर रहे हो, और एक सहाफ़ी बन के भी आप एक कौम को लीड ही कर रहे हो, और साथ में आप टीच कर रहे हो कौम को। यू आर अ टीचर प्लस यू कैन So, कॉल आप लीडर बनना चाहते हो, एक्चुअली मैं कौम को लीड करना चाहते हो, उसके हाँ, लिए अभी लीड से तैयारी करना शुरू चाहती कर हूँ, ली? लेकिन मेरा लीडिंग का जो मेथड है हाँ। वो मैं आऊंगा, लेकिन वो मैं रास्ता जो अपना रहा हूँ वो जर्नलिज्म का है। मैं जर्नलिज्म के रास्ते से लीड करूंगा, यानी जर्नलिज्म के जरिए लोगों तक पहुंचोगे अपनी लीडिंग और उनको लीड करोगी। हाँ, तो journalism। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटीज आपको लगता है आप में सारी हैं और ट्रेनिंग अपनी कर रहे हो उस हवाले आई से? कैन नॉट से कि मेरे पास सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन हाँ। मैं इतना कह सकता हूँ कि आई हैव द क्वालिटी कि मैं किसी को मेंटली जो है उसे जो है एक बात से सहमत कर एक लीडर की सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी नजर में क्या है? आपके लिए अच्छा लीडर कौन है? मेरे ख्याल से अगर मैं आपको बताऊं तो वो लीडर जो कि एक ऐसा प्लान बनाए जो कि न सिर्फ वो अपने लोगों को उससे सहमत करे बल्कि वो खुद भी उस बात से सहमत हो। वो एक असली लॉजिकल हो ना, प्रैक्टिकल Logical हो। हो। अच्छा, तो आप यू आर जस्ट 7 years old? या 7 साल की उम्र में तो बच्चे प्ले स्टेशंस खेलते हैं, बहुत सारी गेम्स होती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, और आप माशाल्लाह कितने डिफरेंट पाथ पे हो। तो किसने आपको ऐसे गाइड किया इतना अच्छा? पर्सनली मेरा बचपन से यही ख्वाब था कि मैं बस दुनिया का, मेरे 4 ख्वाब थे। अच्छा, एक थे, था क्यों मुझे है? दुनिया चार की- ख्वाब पूरे हो गए? नहीं पूरे तो फिर पूरे नहीं हुए। एक फिर है आपने कहा मेरे 4 ख्वाब हैं। मेरा जो है 4 ख्वाब हैं। हाँ। एक ऐसा ख्वाब है जो कि दुनिया के सारे कलर्स मेरे पास हो, वाओ। क्योंकि मुझे कलर्स का बहुत बड़ा शौक है। लाइक हाँ। दुनिया का हर एक कलर का हर एक शेड, क्योंकि लाइक हर एक कलर के अंदर अगर हम लोग देखें तो सिंपल जितना हम जानते हैं तो हर एक कलर के 10 शेड्स हम तो लोग फिर तो आपको जानते हैं। पेंटिंग भी पसंद होगी, पेंटिंग करना, पेंट्स पेंटिंग करना, कलर्स करना। पेंट्स करना, कलर्स करना, ये चीजें मुझे इतनी खास नहीं पसंद, लेकिन मुझे कलेक्शंस ऑफ कलर्स हाँ। और पेंट्स ये चीजें अच्छा, और मुझे दूसरा ज्यादा ख्वाब पसंद क्या है? है। दूसरा ख्वाब दुनिया की सारी नॉलेज मेरे पास हो, अच्छा, कि जो भी मुझसे जो भी पूछे, लाइक जिस तरह CSS वाले हैं कि उनको हर एक चीज का एक एक टुकड़ा, हर एक सब्जेक्ट का एक एक टुकड़ा खामखा मालूम हो। अगर मुझे पूरा सब्जेक्ट ही ना खामखा मालूम हो, लेकिन मालूम बस एक टुकड़ा तो कम से कम मालूम ओके, वेरी नाइस। तो उसके लिए बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी। हो। यस, तो रीडिंग करेंगे, आप पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। अच्छा, और तीसरा ख्वाब आपका क्या है? तीसरा ख्वाब मेरा ये है कि दुनिया के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाँ। ये सारे एलिमेंट्स के बारे में जो है मैं पूरा रिसर्च करूं। अच्छा, शौक है आपको एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स को। अच्छा, हाँ। और चौथा ख्वाब? और चौथा ख्वाब है मेरा ये बात कि मेरे पास दुनिया के लाइक जितनी भी कार्स हैं उन सारे कार्स के नाम मुझे पता हो। भाई स्पोर्ट्स का भी शौक है, ठीक है, कार्स का भी शौक है। तो मुझे बताओ, गेम्स का या जो दूसरी अभी क्रिकेट वगैरह चल रहा है वर्ल्ड कप,
वो भी फॉलो करते हो? पर्सनली मुझे क्रिकेट इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन पापा लोग देखते हैं तो हाँ। मैं भी देख लेता हूँ कभी कभी। हाँ। इतना पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान जीता है, इंडिया से जीता है, न्यूजीलैंड से जीता है और कुछ और country सारी अपडेट ले रहे हो। वैसे फेवरेट गेम प्ले कौन सा है आपका? फेवरेट मैं तो कहूँगा कि मुझे फुटबॉल ही फुटबॉल पसंद है। अच्छा, कार्स का आपने जिक्र किया, कार्स कौन कौन सी फेवरेट कार्स हैं और कौन कौन से मेरे फेवरेट कार्स हैं? पर्सनली मुझे तो कोई खास कार फेवरेट नहीं लगती। मुझे पर्सनली सिर्फ वो कार ही फेवरेट लगती है जिस कार के अंदर मेरा दिल सुकून से हो। अच्छा, तो भाई अगर आप जितनी भी कोशिश करें, अगर आप लैंड क्रूजर में भी बैठ जाएं और अगर आप फरारी में बैठ जाएं, दोनों में अगर एक्सीडेंट हुआ तो आप मर जाओगे। अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो, है ना? अच्छा बोलना चाहिए ना। आई एम श्योर आप भी हसनैन की बातों को एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो हसनैन मुझे ये बताओ कि आप आरजे भी हो, रेडियो पर अपना शो भी करते हो जी। तो अगर मैं आज के दिन की मुनासबत के हवाले से आपको कहूँ किसी टॉपिक पर बात करो तो आप करोगी? क्योंकि आज टॉपिक आज 9 नवंबर मुनासिबत नहीं, इससे अलग भी आप चलो फिर अपने फेवरेट टॉपिक पे बात करो, चूंकि आज 9 नवंबर में है और इकबाल डे भी है, तो आपकी चॉइस है कि आप उस पर कुछ हमें कुछ पोइट्री सुनाओगे या आपने कोई और गुफ्तगू करनी है। इट्स अप टू यू ना। मैं पर्सनली बात करूंगा इलामा इकबाल के हवाले से थोड़ा बहुत, क्योंकि मुनासिबत थोड़ी बहुत बनती है, क्योंकि लाइक वो थोड़ा सा और टॉपिक्स थोड़े इररिलेवेंट बनेंगे और ये एक तरह दिन है कि इलामा इकबाल के हवाले से। तो मैं पर्सनली इलामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में कहूँगा। अच्छा, अब हम लोग देखें तो इलामा इकबाल की ज़िंदगी के कितने पहलू हैं आपके हिसाब से? आप बताएं, आपको क्या लगता है कितने पहलू हैं? बहुत सारे पहलू हैं। आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा लो। 3 पार्ट्स में आपको अच्छा, आप मेन 3 पार्ट्स बताओगे भाई? हाँ। ठीक है, मैं आपकी स्टूडेंट बन जाती हूँ, आप हमारी टीचर बन जाओ। ओके। सबसे पहले जब वो इंग्लैंड और जर्मनी उससे जाने से पहले, जब वो इंग्लिस्तान जा रहे थे उससे पहले की जिंदगी, वो एक अलग पार्ट है। फिर जब वो इंग्लिस्तान और जर्मनी पहुंचे तो फिर उसके बाद की जिंदगी वो एक अलग पहलू है। फिर जब वो वापस पाकिस्तान को आए, वो वापस जो है वो वापस आए अपनी कंट्री को, जब वो वापस आए, आपका फेवरेट पार्ट कौन सा? आपको उनकी लाइफ का इन सब पहलुओं में से सबसे अच्छा पहलू या पार्ट या लाइफ कौन सी लगती है? मुझे पर्सनली इनके सारे पार्ट्स पसंद है। मुझे इनकी सारी, क्योंकि इन सारे पार्ट्स के अंदर एक डेप्थ है और इन सारे पार्ट्स की डेप्थ को मैंने मिलाकर एक ऐसा फलसफा, एक ऐसी सोच और एक ऐसी बात ढूंढी जो कि बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आई। और पता है इकबाल ने आप जैसे बच्चों को और नौजवानों को पाकिस्तान का फ्यूचर भी कहा, मुस्तकबिल भी कहा और कितनी बार बार वो इस बारे में बात भी करते रहे। आपने ये भी स्टडी किया होगा, तो कुछ थोड़ी सी कुछ शायरी सुनाओगे? ये आँख खोल जमीन देख, फलक देख, फिजा देख। आँख खोल जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तालियां भी, जोरदार तालियां, जरा थोड़ी सी जानदार तालियां होनी चाहिए। तो पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो अल्लामा इकबाल वो शख्सियत थे जो कि अपने दौर से आने वाली दौर की सोच रखते थे और अपने वक्त से आने वाले वक्त को भी न सिर्फ अपने वक्त बल्कि आने वाले वक्त पर भी नजर रखते थे। उन्होंने फरमाया कि खोल आंख ए मुसलमान, अपनी आंखें खोलो और आने वाले दौर को देखो। तो इससे सिंपली पता चलता है कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। मशरिक के अंदर जो अमेरिकन, जो ब्रिटिश, जो अमेरिकन लोग उठ रहे हैं और एक तरक्की के एक जीने के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उनको देखो और उनकी क्वालिटीज को देखो, फिर तुम वही क्वालिटीज अपनाओ, लेकिन इस्लाम की एक बाउंड्री के अंदर। अच्छा मोहम्मद हुसैन, मुझे बताएं क्लास में आप टॉप पोजीशन पे रहते हैं, बहुत स्टडी बहुत अच्छी करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं? पर्सनली मेरी स्टडी और सारी चीजें बहुत अच्छी होती है, कंट्रीब्यूशन मेरी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन मसला ये होता है छुट्टियां बहुत है। अच्छा, सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको कौन करता है घर में? मामा आपके साथ आई हैं इतनी दूर से ट्रेवल करके, तो मामा की भी बहुत स्ट्रगल है, बहुत सपोर्ट है, बाबा आपके डॉक्टर है, तो ये सारा विजन आपके साथ डिस्कशन कौन, मामा ज्यादा करती हैं या बाबा ज्यादा डिस्कशन करते हैं? मम्मा भी ज्यादा, सबसे ज्यादा तो मम्मा करती हैं। पापा फिर कभी कभी जब भी टाइम मिलता है, जब भी वो घर आते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो अपनी डॉक्टरी से फुर्सत नहीं मिलती कि वो अपना काम खत्म करें, तो जिस तरह घर पहुंचते हैं फिर वो जब सवाल पूछते हैं फिर हम लोगों की थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन होती है। अदरवाइज मेरा पर्सनली जो है मैं अपने आप से ही बात करता हूँ। मोहम्मद मुझे बताओ, जो आपके क्लास फेलोज हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं,
वो किस तरह से हैं? वो भी इतनी प्यारी बातें करते हैं और वो भी इतने इंटेलिजेंट है? ना मैंने उन्हें ये कभी सेंस दी है कि मैं बहुत ज्यादा यूनिक या इंटेलिजेंट हूँ। मैंने उन्हें ये सेंस ना कभी देने की कोशिश की है और ना कभी दूंगा। वेरी गुड। ना मैंने ये सेंस दी है और ना वो मेरी तरह है। हाँ 2-3 बच्चे क्या हैं। इंटरेस्ट क्या है वैसे आपके पीयर ग्रुप के? मेरे जो बच्चे हैं हाँ। ज्यादातर उनके इंटरेस्ट जो है गेम्स खेलने के अंदर और इन चीज़ों के अंदर हो। अब कुछ 4-5 बच्चे हैं मेरी तरह जो कि टेक के बच्चे हैं, तो उनको जो है गेम्स कंप्यूटर के जैसा कुछ नामवर कुछ 4-5 गेम्स हैं उनके बारे में वो जो है वो खेलते हैं। इसके अलावा वो जो है कुछ मूवीज देखते हैं इंग्लिश की। पर्सनली मैं खुद भी देखता हूँ बहुत सारी। मूवीज देखने का भी शौक है। अच्छा, तो बड़े होकर क्या बनना है आपने? बड़ा होकर पर्सनली फिलहाल जो मेरा जो फिलहाल के लिए है जो शॉर्ट टर्म है, मुझे पीएचडी करनी है। पीएचडी करनी है। और किस प्रोफेशन में जाओगे? जर्नलिज्म। जर्नलिज्म में जाओगी, ये बात तय है। तो अभी भी देखते हो किसी सहाफ़ी को जर्नलिज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हो? पाकिस्तान में कैसी जर्नलिज्म हो रही है, अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है, कोई ओपिनियन है उस पर? पाकिस्तान के अंदर जो जर्नलिज्म हो रही है, मैं पर्सनली तो कुछ खास नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जर्नलिज्म हो रही है, बहुत अच्छी सतह पे हो रही है, लेकिन इसको डेवलप करने ये और भी ज़्यादा डेवलप हो सकता है। हाँ। और इसके लिए जो है फिर ऐसे लोग चाहिए जो इसको डेवलप कर सके। और पर्सनली बहुत अच्छी है हमारी जर्नलिज्म। अगर हम लोग अफ्रीका को देखें तो उनके लाइक दे आर ईटिंग कुकीज ऑफ डर्ट एंड मड, लाइक वो लोग उनके कुकीज खा रहे हैं। अच्छा, तो यानी कि पाकिस्तान के साथ साथ आप इंटरनेशनल अफेयर्स भी देखते हो? मैं तो हर एक चीज अमेरिका, यूएसए और यूके के साथ कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, जब मुझे ये बताओ, आप चूंकि इतना ज़्यादा डीप ऑब्जर्वर हो माशाल्लाह, तो अभी पाकिस्तान का आपको जो लगता है कि सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्या है, या सबसे जो पाकिस्तान का मसला है वो क्या है? क्योंकि आप लीडर भी बनना चाहते हो, आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, तो पाकिस्तान को अभी सबसे जो बड़ा मसला है जो फेस करना पड़ा है, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज वो क्या है? पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई जाए तो इतनी प्रॉब्लम्स निकल आएंगी दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल्यूशन, अगर वो जो भी हो, अगर वो एयर पोल्यूशन, इसको तो सुनते सुनते हमारे कान थक गए कि पोल्यूशन और पोल्यूशन और पोल्यूशन। हमारे स्कूलों के अंदर कहते हैं पोल्यूशन इज अ लॉट सो प्लीज वेयर मास्क। दूसरा, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में बहुत तबाही आई, लेकिन इतनी तबाही कोरोना वायरस ने नहीं मचाई जितनी इस डेंगू ने मचाने वाला है। माय गॉड, कहाँ से सीखते हो इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें? बस ये गॉड गिफ्टेड है माशाल्लाह, ब्लेस्ड है। अच्छा, महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है ना? इसी वजह से तो पाकिस्तान पस्ती का शिकार बन गया। वेल सेड भाई, वेल सेड। अच्छा, तो भाई कोविड बड़ा आपने कहा कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन हुई, तो कोविड में अपना टाइम कैसे यूटिलाइज किया जब स्कूल्स बंद थे, सब कुछ ऑफ था, घर पर थे, तो कैसे क्या करते रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा गया था कराची, तो मैं कराची के जाने के दूसरे दिन पर, जैसे ही मैं पहुंचा उसके दूसरे दिन पर फिर लॉकडाउन हो गया, तो फिर हम लोग वहाँ पर फंसे थे। तो मैं अपना टाइम यूटिलाइज करता था, मैं जो भी करता था मैं डायरी में लिखता जाता था। ओके। मैं बस वो लिखता था, एक छोटी सी डायरी थी। और मेरे मामू जो है उनकी अपनी कारोबार है, लाइक वो उस वक्त में फैक्ट्री थी उनकी। अब वो लॉकडाउन की वजह से उनकी फैक्ट्री जो है वो थोड़ी तबाह हो गई। मुझे बताओ, अभी कितने सारे बच्चे आपको देख रहे होंगे, आपके स्कूल फेलोज भी आपको देख रहे होंगे, आपकी एज ग्रुप के भी जो और बच्चे हैं वो आपको देख रहे होंगे, तो आप उनको जाने से पहले क्या मैसेज दोगे? मैं उनको जाने से पहले ये मैसेज दूंगा कि पर्सनली जो मेरा बिलीफ है, मैं कहता हूँ कि जो फ़लसफ़ा है, जो आज के टॉपिक के हवाले से जो चीज़ें मैं लाया था, तो मैं जिस बारे के अंदर बात करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं बात करूँ फ़लसफ़ा खुदी के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसके ऊपर बात करूँ। अब फ़लसफ़ा खुदी क्या है? अल्लामा इकबाल अगर इस फ़लसफ़े की बात करें तो ये जहाँ जहाँ उभर आया, जहाँ जहाँ पर ये आया, इसकी रूह जहाँ जहाँ पर रुनुमा हुई, तो वो जगह वहाँ पर इंसानी अकल दंग रह गई उस जगह पर। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने तो उनकी क्या सोच थी? नहीं है इबादत के लायक मगर सिवाय अल्लाह के। यही है फ़लसफ़ा खुदी के, अल्लाह के ऊपर यकीन रखना। वो बंद दरवाजों के बंद ताले खोल सकता है और उस दरवाजे को खोल सकता है। वेरी वेल सेड मोहम्मद हुसनैन, एंड ट्रस्ट मी, मुझे तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
और मेरी दुआ और बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। और जो आपने 4 ड्रीम्स मुझे बताए, आई होप सो, आई विश कि वो चारों ड्रीम्स आपके बहुत जल्दी पूरे, और जब वो पूरे होंगे तब आप दोबारा नियो पाकिस्तान में आएंगे। ओके, प्रॉमिस? यस। ओके, थैंक यू सो मच भाई। ये तो थे नन्हे मोहम्मद हसनैन हमारे साथ नियो पाकिस्तान में, वेरी वेरी टैलेंटेड। और क्रेडिट भी जाता है पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा कि बच्चों को सही तरीके से तरबियत करना या सही रास्ते पे गामजन करना, ये पेरेंट्स की मैं समझती हूँ कि इसमें बड़ी कामयाबी और बड़ी एफर्ट होती है कि वो अपने बच्चों को जब राइट ट्रैक दे देते हैं। और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। जनाब लेंगे यहाँ पर एक वक्फा, एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको कहते हैं बहुत बहुत खुशामदीद। और चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हमारे मोबाइल फ़ोन में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाली जो एप्लीकेशंस हैं वो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस ही हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, हमारा फेसबुक हो, हमारा इंस्टाग्राम हो या फिर टिकटॉक हो। हर कोई अपनी पसंद की एप्लीकेशंस सारा दिन उस पर टाइम गुजारते हैं और हमें मुख्तलिफ तरह का, हर तरह का कंटेंट, हर इंसान अपनी पसंद का कंटेंट देख रहा होता है। लेकिन जो लोग ये कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, एक तो वो इससे पैसा भी कमा रहे होते हैं और एक बहुत बड़ा तबका या बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे लोगों का है जो सिर्फ एक अच्छी रीच लेने के लिए या महज लाइक लेने के लिए बहुत सारा गैर मयारी जो कंटेंट है वो भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसका असर जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा पड़ता भी है हमारी सोसाइटी पर। बच्चे बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं, एडल्ट्स बहुत सारी चीज़ें पिक करते हैं और फिर इसको मिमिक भी करते हैं। तो आज ज़रा हम अच्छे बुरे कंटेंट का जो मयार है या हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। और हमारे साथ जो इन कॉन्वर्सेशन जो गेस्ट मौजूद हैं, दी वेरी फेमस एडी बेग साहब, ही इज एन एक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं और बहुत सारा रिव्यू भी करते हैं हमारे, चाहे ड्रामाज हो गए, चाहे हमारी फिल्म्स हो गई, तो उसके ऊपर गहरी नज़र भी रखते हैं। सो एडी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बड़ी लगता है कि एक दौड़ लगी हुई है ना अभी सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने की, रीच लेने की। हर शख्स का अपना एक यूट्यूब चैनल है या वो कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो कैसा कंटेंट आप देखते हैं अभी, किस तरह का हो रहा है? Basically, it's a rat race. So like everybody is running fast और everybody wants to outperform. अब वो outperform करने के चक्कर में लोग अपने ट्रैक से भीतर जाते हैं and they don't know how to go about it. तो अब when we talk about content, what I would focus on is कि अगर तो हमने अपना एक कंटेंट ऐसा है कि इसकी रीच लोगों में ज़्यादा हो, तो इसमें हमें ओरिजिनलिटी जो है वो ज़्यादा। क्या ये इतना आसान है ओरिजिनलिटी? In some cases मैंने I've seen very good content creators। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की अगर हम लोग बात करें तो जो जितना बोल्ड होगा, जो जितना कंट्रोवर्शियल होगा, वो उतना ही फेमस और उतना ही हिट होगा। बिल्कुल। सो अक्सर लोगों ने ये बीट या ये वाला अभी रास्ता जो है ना वो अपनाया हुआ है कि भाई बी बोल्ड एंड बी कंट्रोवर्शियल, आई विल बी हिट। अच्छा, कंट्रोवर्सी ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट्स फाइन, बट इफ यू यूजिंग इट अ रॉन्ग वे, अगर आप मतलब उसका एक ऐसा इम्पैक्ट डाल रहे हैं विदाउट नोइंग द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, सो वहाँ पे फिर जाके जो है वो प्रॉब्लम खड़ी होती है। बिकॉज चलें उस वक्त तो आप व्यूज़ ले लेते हैं, बट इन द एंड व्हेन यू फाइंड आउट कि दिस हैज़ नथिंग टू डू विद द रियलिटी, सो दैट इज़ वहाँ पे फिर वो कैच होती है। तो बिल्कुल अगर आप बोल्ड हैं, अगर आप if you are bringing up your social issues, fair enough, everybody has a right, but then again आपको पता होना चाहिए कि what you're talking about and what will be the after effects of that. अच्छा, अगर पाकिस्तान की बात की जाए, अच्छा मैं स्पेशली इस वक्त मैं चाहूँगी कि जो भी कंटेंट राइटर्स हैं या जिनके भी यूट्यूब चैनल्स हैं या जो भी अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं थ्रू सोशल मीडिया एप्स, वो ये सेगमेंट्स लाजमी देखें। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किस तरह का कंटेंट देखा जाता है, या जो आपको लगता है कि अगर बच्चे इस हवाले से कुछ कंटेंट क्रिएट करेंगे, दे विल बी हिट, दे विल बी अर्निंग मोर मनी? अच्छा, आजकल बच्चों में जो ट्रेंड है वो तो एक गेम्स का है, गेमिंग सेशंस और डिफरेंट काइंड ऑफ गेम्स आ रही हैं, उसके बारे में रिव्यू देखना 2-3 मिनट की, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे जो हैं उसको इट इज़ वेरी
वेरी एडिक्टिव बाय द Yeah, वे। they are. अच्छा, मुझे अभी तक अब एहसास होता है कि अब भी हम एक पुरानी जनरेशन हो चुके बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि किड्स आर एडिक्टिव टू गेमिंग Yeah. रिव्यूज, तो मुझे तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। Yeah. और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनको किस चीज़ की एडिक्शन होगी है या ये क्या इससे सीख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा बताएं उस हवाले से, उन पेरेंट्स को भी जरा पता चले कि उनके बच्चे जो गेमिंग रिव्यू पे क्या देख रहे हैं। बच्चे गेमिंग रिव्यू के आगे जाके भी काफ़ी कुछ देखते हैं, उसका आइडिया नहीं होता कि बिकॉज के अक्सर पेरेंट्स को इस चीज़ का शऊर नहीं होता कि पेरेंटल गाइडेंस जो है वो जब आपने करनी, जब आपने कोई चीज़ देनी है बच्चे को, तो उस पर पेरेंटल गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो नॉर्मली एट द एज ऑफ 11 to 12 मतलब हमें उन चीज़ों का नहीं पता होता जो आजकल के बच्चों को पता है। हमारे ज़माने में फिज़िकल एक्टिविटी हुआ करती थी और हम लोग बाहर जाया करते थे, खेला करते थे इस एज के अंदर। अब हम देखते हैं जो उस एज के बच्चे होते हैं 11-12 साल के बच्चे, वो बस लगे होते हैं प्ले स्टेशन के साथ लगे होते हैं, या वो इंटरनेट ऑन करके नेटफ्लिक्स और व्हाटएवर। फिर उसके बाद हमारा ये होता है कि जी जो घर पे पका है वो आपने खाना है, सबके साथ बैठे खाना है। यहाँ पे मिडनाइट मील्स ऑर्डर हो रहे हैं और वहीं पे आप लेटे हैं, फिर आप 12-13 साल के बच्चों के पेट निकले में, जस्ट बिकॉज कि एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी नहीं ना, तो बस व्हाट यू डूइंग इज यू जस्ट लाइक रूइनिंग योर आई साइड, और आप अपना काम करें, ठीक है। पॉजिटिव मैनर में आप उसको बिल्कुल यूज कीजिए, आप उसको देखिए, आप उसे सीखिए, बट देन अगेन फर्दर ऑन टू मच नॉलेज इज ऑल्सो वेरी बैड। अच्छा, इन अमेरिका टिकटॉक ने यूट्यूब का भी नंबर काट दिया है। सो ये टॉप रेटेड जो एप्लीकेशन है इन अमेरिका, दैट इज टिकटॉक। What do you say about that? Of course it is, because then again it's about the originality of the content. Then again वहाँ पर तो do you think कि टिकटॉक पर अच्छा कंटेंट हो रहा है, इसकी वजह ये है या फिर टाइम पास हो रहा है क्या? अच्छा, क्योंकि यूट्यूब पे तो हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं ना, बट ऑन टिकटॉक ज्यादातर एंटरटेनमेंट ही है, वी नो दैट। अच्छा, बाहर बेसिकली एक तो ये है कि दे आर टेक्निकली साउंड, यहाँ पे भी वी आर वेरी मच टेक्निकली साउंड, बट देन अगेन वहाँ पे पीपल टॉक अबाउट लाइफस्टाइल, वहाँ पे पीपल टॉक अबाउट डिफरेंट इश्यूज, और उसके बारे में दे मेक फैमिली वीडियोस, दे मेक होम वीडियोस। एट द सेम टाइम अगर आप यहाँ पर आके और आप देखें टिकटॉक के ऊपर माशाल्लाह से परफॉर्मेंसेस, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, नहीं आप बोल रहे हैं दैट इज सीइंग इज बिलीविंग, और उसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती, क्योंकि मतलब टिकटॉकर्स आर वेरी गुड एक्सप्रेशन वाइज, बट जब व्हेन दे हैव टू टॉक पब्लिकली, और जब उन्होंने बात करनी होती है, और या उनको कोई अगर रोल मिलता है और वो बिहाइंड द कैमरा जब वो कैमरा के सामने फेस कर रहे होते हैं, तो वो इट्स ऑल अबाउट डबिंग दे डूइंग, और जब वो ओरिजिनलिटी में आके बोलते हैं और उनकी डिलीवरी होती है तो इट्स टोटली। अच्छा एडी, एक बात बड़ी यहाँ पर काबिल गौर है और मुझे कई दफ़ा बड़ी हंसी भी आती है। अक्सर जो घर की आंटीज़ होती हैं ना, वो बैठी होती है, वो बता रही होती हैं कि भाई आपने फ़लाँ वाली वीडियो देखी, उसमें आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, या ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, या क्रिकेट में क्या हुआ, या शाहरुख खान के घर में क्या हुआ। तो जो फेक और ओरिजिनल कंटेंट है उसकी पहचान यूज़र कैसे कर सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह से इंडियन सोशल मीडिया है, और मुझे लगता है कि हमारे भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो थोड़ा बहुत अब कॉपी कर रहे हैं या देख भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी ये जो शाहरुख खान वाला एक टॉपिक किया था, इसमें अक्सर आप देखिए लोग, इतना शाहरुख खान ने कंटेंट नहीं दिया होगा जितना बाकी पूरी दुनिया ने दे दिया। बिल्कुल सारी दुनिया ने दिया, और लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे जाके एक काफी फेमस किस्म के हैशटैग्स निकाल लेते हैं जी, लेटेस्ट अबाउट शाहरुख खान। अब अगर वो ट्रेंडिंग पे आ गया, इनसाइड मैटर, तो वो लेटेस्ट आर्यन खान, तो जनाब उसके ऊपर वो फौरन वायरल होगी वीडियो के भी क्या है, तो वो बस पता चला कि वही 2-3 फुटेजेस हैं और 2-3 पिक्चर्स हैं और 2-3 फैमिली पिक्चर्स, दैट्स अबाउट इट। 3 मिनट पूरे हो गए, व्यू आपके बढ़ गए और जनाब पैसे आपको मिल गए। तो ये तो बहुत ही चल रहा है रैट रेस। यस। अच्छा, तो ज्यादा व्यूज लेने का क्या कोई ट्रिक भी है, ऐसा कुछ बता दें जरा हमारे बच्चों को। ज्यादा व्यूज लेने का, वैसे अगर आप देखें तो एक तो चले आपके चले ऑर्गेनिक आपके व्यूज आ रहे हैं, प्लस अब तो क्योंकि वहाँ पे पेड प्रमोशंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो पेड प्रमोशंस के ऊपर यू पे यू रन कैंपेन ऑन योर वीडियोस एंड यू गेट द व्यूज आउट ऑफ इट, बट देन अगेन पेड प्रमोशन एक हद तक जो है वो फायदेमंद रहती है। ठीक है। अच्छा एडी, आप अच्छा कंटेंट सोशल मीडिया पे आप किसको समझते हैं? इंफॉर्मेशन हो? I would definitely like to mention here one of my colleagues, तमकिनत मंसूर, जो नो फिल्टर्स जो चैनल जो है वो यूज़ करती हैं।
वो क्या करती हैं कि वो अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल के और मतलब जो वो इशू होता है उसको इतना कॉमिकल वे में बताती हैं कि वो वाकई में ओरिजिनल लगता है, और फिर वो डेफिनेटली उसकी रीच भी ज़्यादा होती है। और ये मैंने देखा है कि जहाँ ओरिजिनलिटी आती है और अगर आप मतलब कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं तो लोग देखते हैं उसको। वाल कोई भी कैरेक्टर हो गया, मतलब कोई दादी हो गई, कोई डॉक्टर हो गई, कोई नर्स हो गई, वो वाकई में इस तरह से। अच्छा एडी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हमारे ड्रामा की स्टोरीज़ को, हमारे जो कंटेंट हमारा ड्रामा इंडस्ट्री का है या मूवीज़ को। आपको नहीं लगता कि लोग समहाउ वही देखना चाहते हैं तो वो बन रहा है, या हम चेंज कर सकते हैं लोगों का माइंडसेट? माइंडसेट देखिए, इंडियन चैनल्स बंद हो गए, चैनल्स वो भी आते हैं। अब वही थीम उस एरा के अंदर तकरीबन कोई 10-12 साल गुजरे हैं और उसी तरह के लोग प्लेस देखते रहे। तो अभी तक आप ड्रामाज देखें, आप पुराने ड्रामाज देख लीजिए 80s में जो हमारे होते थे, और अब अभी भी वही आता है कि जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी चाय लेके आती हूँ। तो अभी तक वही की वही चीज़ चल रही है। So how to go about it? You know, if you're talking about, अगर हम उसी एरा में रहें तो जाहिर बात देखेंगे लोग, वो एक फैशन परेड होगी, वही कपड़े होंगे, उसी तरह के कंट्रोवर्शियल अफेयर्स दिखाए जाएंगे उसके अंदर। तो व्हाट वुड यू टेक? एडी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और आपने जो सोशल मीडिया का जो आज का दौर है और इस पर जो कंटेंट की या सोशल मीडिया में आगे जाने की, ज़्यादा लाइक्स की, ज़्यादा कमेंट्स की, ज़्यादा शेयर की जो एक रेस लगी हुई है, उस हवाले से आप हमारे यंगस्टर्स को बता रहे थे। पेरेंट्स भी थोड़ा सा ज़रा मॉनिटर करें अपने बच्चों को। और आपको यकीनन मेरी कफरिंग से पता चल गया होगा कि किचन में कुछ गर्मा गर्म बन रहा है। तो ब्रेक पे जाएंगे, एडी का मैं थैंक यू कहूँगी, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अनम शेख क्या बना रही हैं, ये शोर किस चीज़ का मचा हुआ है, ये आपको बताएंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिए। हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले कबाब। तो मसाले वाले कबाब मैंने कहा कि हम हमेशा चिकन के साथ ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आज हम क्यों ना कुछ मज़ेदार बीफ के साथ बना लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाले कबाब। बहुत ही सिंपल रेसिपी है इसकी। तकरीबन 1 kg के करीब जो है मैंने बीफ का कीमा लिया था, और आप कीमा जो है अपनी चॉइस, मतलब कोई भी ले सकते हैं, चाहे तो चिकन ले लें, चाहे मटन ले लें, बीफ ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा नबिया, उनको मैंने यूँ कबाबों की शेप में कर लिया था, ठीक है। और ये इस तरह से मैंने कबाब बनाकर और इनको मैंने फ्राई कर लिया। तकरीबन ये 90% जो है रेडी है, और जो 10% है वो मसाले में जाके कुक हो जाएंगे। वेरी नाइस। तो ये मसाला कबाब ये मसाला कबाब जो हो जाएंगे फिर हमारे। सिंपल जो है कीमा है 1 kg, उसके अंदर मैंने 2 से 3 जो है वो प्याज ऐड किए हैं, तकरीबन 6 से 8 हरी मिर्चें इसमें मैंने ऐड की हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ का अदरक का टुकड़ा है जो कि 2 टेबलस्पून बनेगा, वो इसमें ऐड किया है। उसके बाद मैंने इनको सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से जो है मिक्सचर के अंदर इनको ब्लेंड कर लिया था ताकि वो स्मूथ एक बैटर सा बन जाए। उसके बाद मैंने कबाब की ये शेप करके उसके बाद मैंने इनको शैलो फ्राई कर लिया। अब आ जाते हैं मसाले की तरफ। तो मसाले में मैंने ऑयल लिया, उसके अंदर तकरीबन 2 प्याज फ्राई किए, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट ऐड किए इसमें 2 से 3 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसमें नमक मिर्च ऐड की है जो कि है नमक, लाल मिर्च पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, सूखा धनिया साबुत है, ज़ीरा साबुत है, और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है हल्दी ऐड की है। अच्छी तरीके से जब वो कुक हो जाएगा उसके बाद हमने टमाटर डाल देने। टमाटर डालने मेरे इसमें तकरीबन 4 से 5 टमाटर जो कि स्किन उतार के मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं। उसके बाद मैंने इसमें 2 से 3 गिलास पानी डाल के अच्छी तरीके से मसाले को पकने दिया है, और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया है, जब टमाटरों का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया फिर मैंने इसके अंदर दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद मैंने उसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो नबिया, अगर आप देख रहे होंगे तो मसाले की कुछ शक्ल जो है ये बन गई है। अच्छा ठीक है जी, हम अपनी ऑडियंस को भी दिखाते हैं। तो बस अनम, तकरीबन कितने कीमा में आपने कितना प्याज वगैरह ऐड किया, जरा ये क्वांटिटी थोड़ी सी शेयर कीजिएगा। जो कबाब में गए हैं वो 3 नॉर्मल साइज के प्याज गए हैं, ठीक है। और जो मसाले में कीमा कितना था? 1 किलो कीमा था। 1 किलो कीमा में हमने 3 प्याज कटिंग करके ऐड किए हैं, ठीक है, बड़े साइज के, दरमियाने साइज के। उसके बाद जो मसाले में वो मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 प्याज यूज, 2 प्याज, कबाब तो ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो है कबाब फ्राई हो गए हैं हमारे, इनको निकाले थे। और नबिहा, बस इनको क्या करना है हमने, अच्छा ये हमने फुली कुक करके निकालना है? फुली कुक्ड तकरीबन ऑलमोस्ट 90% जो है ये कुक्ड है।
और मसाले में जाके ये मसाले में जाकर इसको मिक्स करेंगे, ऊपर से हरी मिर्ची और हरा धनिया के साथ जो है इसकी गार्निश करेंगे और ऊपर से इसको हम लगाएंगे गरम मसाला थोड़ा और अनम जी वैसे भी जरा मौसम ठंडा हो चुका है तो कबाबों का जरा अच्छा नबिहा आप अक्सर घरों में बहुत ज्यादा बारबेक्यू का ट्रेंड आएगा, आप देखेंगी तो ऐसे में अक्सर लोग चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी ग्रेवी भी बनी हो, ग्रेवी भी जहाँ पे बारबेक्यू सारा कुछ ड्राई बन रहा है वहाँ पे अगर एक मसालेदार कबाब की डिश भी तैयार हो जाएगी तो वो भी बड़ी पसंद की जाती है। अच्छा अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ये कबाब खा सकते हैं, ये रेडी है। अगर आप चाहें तो इसके साथ मिंट चटनी जो है वो यूज कर सकते हैं और साथ में खमीरी रोटियां खाएं। और ये मसाला मेरा भुन गया है और साथ ही अब मैं इसके अंदर जो है ये मसाले जो कबाब है हमारे वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो मसाले की शक्ल प्लीज जरा दिखाएं हमें कि मसाला कितना जबरदस्त तैयार हुआ है और कितनी क्वांटिटी में तैयार हुआ है। अच्छा जी अनम मसाले में प्याज आपने ऐड किया है और क्या प्याज ऐड किया है, तकरीबन 4 टमाटर मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। ओके पेस्ट आपने ऐड किया है या नहीं? मैंने सिर्फ स्किन उतार के मतलब छिलका उतार के उतारने के बाद मैंने जो है उसको काट लिया था राउंड फॉर्म में। वो पानी में ही आराम से अदरक लहसुन वगैरह भी कुछ जी अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसमें ऐड की थी तकरीबन 3 टेबलस्पून, क्योंकि बीफ है तो उसको थोड़ी जरूरत होती है। अच्छा अब आप नबिहा आप एक चीज ये नोट कर रही होंगी कि मैं इसमें चम्मच मार रही हूँ लेकिन कबाब जो है हमारे बिल्कुल साबित है, जरा भी नहीं टूट रहे। अब ये कबाब सॉफ्ट भी है लेकिन एक तरह से स्टिफ भी है कि अगर आप इसमें चमचा हिला रहे हैं तो हमारे कबाब नहीं टूट रहे। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टिप है। कि अनम आपने भी फ्रेशली कबाब बनाए हैं? जी बिल्कुल मैंने फ्रेश किए। अच्छा तो यूजुअली लोग घर में पहले एक दिन पहले क्योंकि बनाकर रख लेते हैं तो आप उनको बना के नबिया फ्रीजर में रख भी सकते हैं, जब भी आपका दिल करे निकालें और उनको मसाला तैयार करें और उनको हल्का सा शैलो फ्राई करें और उसके बाद इस तरह से मसाले में डाल दें। ओके अच्छा जी अब जैसे ही ये हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। अच्छा अनम जो हमारी चपली कबाब की एक रेसिपी होती है आपको पता है उसमें एक अनारदाना एक बड़ा इनका मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो जब हम ये मसाला कबाब बनाते हैं तो कमोपेश अगर हम कुछ इंग्रेडिएंट्स निकाल दें उसमें से तो उसका तकरीबन नियर बाय इसी का यही तरह का होता है, क्योंकि उसमें भी इसी तरह प्याज जाता है, इसी तरह अदरक जाता है, तो वो बड़ा नियर बाय आप कह सकती हैं कि बनती है डिश। अच्छा अब मैं इसके अंदर लास्ट में जो है गरम मसाला ऐड करूंगी। ओके और थोड़ा सा जो है साबुत जीरा, ओके जो कि इसको जो है एंड में बड़ा ही एक अच्छा सा फ्लेवर देगा। ठीक है 1 चम्मच तकरीबन आपने ऐड कर लिया, हाफ टी स्पून के करीब। ठीक है और उसके बाद इसको करेंगे मिक्स। अच्छा अगर आप चाहे इस मूवमेंट के ऊपर आप इसको दम पे भी लगा सकते हैं। और ये हमारे अच्छा, अनम मुझे टिप दीजिएगा जी सब देखने वालों को कि मसाला कबाब एक हमारी बड़ी जबरदस्त ट्रेडिशनल सी बिल्कुल अक्सर दावतें होती हैं तो जिन लोगों के घरों में बहुत अच्छे मसाला कबाब बनते हैं तो मेज पर अक्सर हमें ये डिश नजर आती है। बिल्कुल लेकिन अक्सर कबाब सख्त हो जाते हैं तो कबाब जब तक सॉफ्ट है तब तक ये डिश खाने का मजा है। एक तो जब आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जब आप ये बना रहे हो नबिहा जो मीट की चॉइस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती है। कबाबों के अंदर आपको जरूरी है 110% कि आपको फैट का कंटेंट चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर अभी मेरा मिक्सचर वो चला गया वॉश होने के लिए, अगर मैं आपको दिखाती कि उस मिक्सचर की साइडों के ऊपर अच्छा खासा फैट का कंटेंट लगा हुआ था। ठीक है दैट मीन्स के अच्छा जब आप बीफ लें या मटन लें उसके साथ थोड़ा सा फैट का कंटेंट भी लें, उससे क्या होता है कबाब जो है सॉफ्ट बनते हैं। ठीक है और जो है जब आप ब्लेंड करते हैं, जब आप एक्सट्रीम उसको ब्लेंड कर देते हैं ना तब क्या होता है कि वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। हम सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि जल्दी बन जाएंगे वो देखते हैं, लेकिन सबसे गलत हम चीज ये करते हैं जब हम कबाबों को ज्यादा। चलें जी मेजर टिप तो अनम ने आपको दे दी कि आपके कबाब सख्त ना बने, वो सॉफ्ट ही होने चाहिए तभी खाने की लज्जत है। अनम अब रेसिपी भी आप शेयर कीजिएगा डिश आउट करते करते। बिल्कुल सिंपल 1 kg जो था वो कीमा था, उसके अंदर मैंने 2 से 3 प्याज ऐड किए हैं, हरी मिर्चें ऐड की हैं इसके अंदर मैंने, और उसके बाद मैंने अदरक ऐड किया है 1 टुकड़ा, उसको अच्छी तरीके से हमने ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करने के बाद उसके कबाब बनाकर उनको शैलो फ्राई कर लिया है। शैलो फ्राई करने के बाद मसाला अलग से मैंने रेडी किया है, उसके अंदर 2 से 3 प्याज ऐड किए हैं, 4 से 5 टमाटर ऐड किए हैं मैंने उसके अंदर, और साथ में मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन जो पेस्ट है वो तकरीबन मैंने इसके अंदर ऐड की है 2 से 3 टेबलस्पून। अच्छी तरीके से मसाला कुक हो जाएगा जब तो टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए तो आपने इसमें दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद जब दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तब आपने इसके अंदर ऐड करने हैं कबाब, और कबाब ऐड करने के बाद हरी मिर्चें हरे धनिया के साथ आप उसकी गार्निश करें।
अनम बहुत जबरदस्त मसाले की खुशबू भी आ रही है जी। और मसाला जिस तरीके से निखर के डिश आउट आपने की है बिल्कुल। तो लग रहा है कि बहुत लजीज बना है। आप लोग भी घर में इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अनम थैंक यू सो मच एक बार फिर से जनाब लेंगे आपसे इजाजत और कल होगी आपसे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।